नमस्कार दोस्तों, फिनिक्स क्लासेस बाय पीएस में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर सेशन में आज हम बात करेंगे 28 जनवरी का करंट अफेयर सेशन। उससे पहले आपको बता दूं, जो नए व्यूवर्स हैं, जो ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आपको ये इसका टेलीग्राम का लिंक, जिससे आपको जितने भी हमारे करंट अफेयर के लेक्चर हैं वो आपको फ्री पीडीएफ आपको अवेलेबल मिल जाएगा। साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो क्वेश्चन किया जाता है बीच में, उसका कमेंट करके रिप्लाई ज़रूर दें। और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, साथ साथ सब्सक्राइब ज़रूर करें जो नए व्यूवर्स हैं, जिससे आने अगर वीडियो पसंद आए तो, और जो जिससे आने वाले जितने भी वीडियो हैं वो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। नेक्स्ट चले आते हैं अपने हम आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? राष्ट्रीय बालिका दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? जो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है वो किस दिन मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। तो जब इसकी शुरुआत जो पहली बार हुई वो 2008 में हुई। कब हुई? 2008 में महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत होती है। ठीक। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो लड़कियों के प्रति समाज का नज़रिया है उसको बदलना, जो कन्या भ्रूण हत्या है उसको कम करना, जो घटते लिंगानुपात है उसके बारे में जागरूकता पैदा करना, इसका मेन उद्देश्य है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा और किस राज्य के सरकारों ने 21 फरवरी 2022 को यमुनानगर जिले में आदि बद्री में बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो हरियाणा और किस राज्य ने? हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्य ने। यह बांध जो है, ठीक, पौराणिक सरस्वती जो नदी है उसको कायाकल्प करेगा और इस क्षेत्र को एक तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुरातत्वविद और किस राज्य के प्रसिद्ध पुरातत्व किस राज्य के पुरातत्व विभाग और किस राज्य के पुरातत्व विभाग के जो पहले निदेशक हैं पद्म विभूषण आर नागास्वामी, ठीक, इनका 23 जनवरी 2022 का निधन हो गया। तो ये किस राज्य के पुरातत्व विभाग के पहले पद्म विभूषण रहे हैं और प्रसिद्ध पुरातत्वविद रहे हैं? तो वो रहे हैं तमिलनाडु के। नागास्वामी को अगर देखें तो महाबलीपुरम में जो मूर्तियां हैं उन पर उनके पुरालेख अनुसंधान के लिए जाना जाता है। नागास्वामी ने 2018 में पुरातत्व में उनके शोध कार्य के लिए पद्म विभूषण प्राप्त किया। ठीक, इसी के साथ वे कलाई मामड़ी पुरस्कार से सम्मानित किए गए। किससे? कलाई मामड़ी। और साथ साथ जो तमिलनाडु का राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार होता है, तमिलनाडु राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार, उससे भी ये सम्मानित किए गए। ठीक, कौन? आर नागा स्वामी। तो ये था उनके बारे में कुछ चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षक ZSI ने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का टैग प्राप्त करने के लिए किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज हेतु कुछ हरित नियमों को रेखांकित किया है? तो ये किस राज्य में? ये मेघालय में। जो लिविंग रूट ब्रिज है, एक बार देख लेते हैं। ये है आपका लिविंग रूट ब्रिज। ये पेड़ों के जंजाल से बना हुआ है, ये लिविंग रूट ब्रिज। इसको डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, तो लोग इसे एक यहाँ पे नदी है जिससे एक साइड से दूसरे साइड में जाने के लिए है। इन ब्रिजेस को क्या बोलते हैं? इन ब्रिजेस को और क्या बोला जाता है? जिंग फिंग। इन ब्रिजेस को जिंग फिंग भी कहा जाता है। और इसका निर्माण जो है वो पारंपरिक जनजातीय ज्ञान का प्रयोग करके रबड़ के जो वृक्ष होते हैं उनकी जड़ों को तो जोड़ तोड़ मोड़ कर, ठीक है, जोड़ तोड़ कर इसको बनाया जाता है। यह मुख्य रूप से नदियों को पार करने के लिए बनाया जाता है। बताया नहीं, यहाँ एक नदी है जिसको पार करने के लिए एक से पार से दूसरे पार के लिए इसको बनाया जाता है। ठीक, ये रबर के वृक्षों से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा गोपनीयता दिवस, डेटा प्राइवेसी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 जनवरी को।
जिसका उद्देश्य है डेटा गोपनीयता को जागरूकता फैलाना और यह नागरिकों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी की रक्षा करने हेतु प्रोत्साहित करना इसका और साथ साथ जागरूक करना इसका एक उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने ग्रेट निकोबार में कितने करोड़ रुपए एकत्रित करने की परियोजना की है? तो वो शुरुआत की है तो 72,000 करोड़ रुपए को एकत्रित नहीं सॉरी एकीकृत परियोजना के लिए शुरुआत की है। एकीकृत परियोजना के लिए, ठीक, एकत्रित नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 जनवरी 2022 को किस महान स्वतंत्रता सेनानी की 197वीं जयंती है? तो वो है लाला लाजपत राय की। किसकी? लाला लाजपत राय की। अगर देखें तो इनको देशभक्ति में देशभक्ति के लिए किस किताब से नवाजा गया? तो एक पंजाब केसरी और लायन ऑफ पंजाब, वही पंजाब केसरी या लायन ऑफ पंजाब के खिताब से इनको नवाजा गया। इनका जो जन्म हुआ था वो 28 जनवरी 1865 को हुआ था। कहाँ पे? पंजाब में, ठीक। इन्होंने हिंदू समाज सुधार स्वतंत्रता आंदोलन इत्यादि से ये जुड़े हुए थे। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय जो उस सॉरी जो लाला लाजपत राय हैं, तो एक सेकंड, तो लाला लाजपत राय अगर देखा जाए तो उस समय जो साइमन कमीशन आया था उसके विरोध में जब इनके ऊपर प्रहार हुआ ब्रिटिश द्वारा, तो उसी के बाद इनकी डेथ होती है। तो साइमन कमीशन का जो पुरजोर विरोध था उसमें सबसे अच्छा आगे की भागीदारी थी इनकी, और इन्होंने हिंदू समाज सुधार में भी बहुत ज़्यादा भागीदारी रखी। ये कुछ लाला लाजपत राय के बारे में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ने हाल ही में भारतीय एयरटेल में कितने अरब का निवेश करने की घोषणा की है? तो वो की है $1 अरब की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटरैक्स हाल ही में खबरों में रहा एक शब्द किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका एक हाई स्पीड ये ट्रैक है, ठीक। ये है आपका हाई स्पीड ट्रैक, जिसको हम नेटरैक्स बोलते हैं। यह इंदौर में 1,000 एकड़ में, कितने में? 1,000 एकड़ में फैला हुआ है और यह एशिया का सबसे लंबा ट्रैक है। क्या है? एशिया का सबसे लंबा ट्रैक है, ठीक है। इसका उपयोग वाहनों की एक विस्तृत श्रृंखला पर विभिन्न प्रकार के उच्च गति प्रदर्शन परीक्षण के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों को प्रभावित करने से संबंधित है? ठीक, तो वो है आपका ओपेक। कौन है? ओपेक। तो ये एक, ठीक, ओपेक एक तेल कम संबंधित है, तो ये याद रखना ओपेक के बारे में। मैं पूछता हूँ ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक। हम कुछ संगठन के बारे में देखें अगर, तो हमारे पास है सार्क संगठन, दक्षिण एशियाई जो जिसको बोलते हैं सार्क दक्षिण, ठीक। तो ये 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। सार्क संगठन जो है, संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है वो देखा जाए तो किसी भी क्षेत्रीय संगठन की तुलना में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। इसकी जो स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को हुई थी, ठीक। जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और मालदीव, भूटान इनके द्वारा मिलकर इसकी स्थापना की गई थी सार्क की। 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना था। पहले 7 सदस्य थे। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? वो काठमांडू में है। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। फिर हम बात करें दूसरे संगठन के बारे में, नाटो के बारे में। तो जो नाटो है, ठीक, उसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। यह एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। संगठन में सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था, जिसके तहत सदस्य राज्य बाहर जो राज्य है वो बाहरी हमले की स्थिति में सहयोग करने के लिए होते हैं, ठीक। तो मुख्यालय बता दिया आपका ब्रुसेल्स सॉरी बेल्जियम में। कितने सदस्य हैं इसके? 30 सदस्य हैं। फिर आता है आपका, ठीक, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जिसको हम आसियान बोलते हैं।
ASEAN, ठीक, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, ईस्ट एशियन नेशन, ठीक, ये है आपका। इसका जो संगठन, इसका जो गठन हुआ था वो 8 अगस्त 1967 को हुआ, 1967 को, ठीक। कहाँ पे? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में, ठीक। मुख्यालय कहाँ है इसका? इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका मुख्यालय है। और जो है इसके संस्थापक सदस्य में थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर थे। ब्रुनेई इस संगठन में 1874 में शामिल 84 में शामिल हुआ, 1994 में वियतनाम शामिल हुआ और 1997 में लाओस और बर्मा इसके सदस्य बने। 1976 में आसियान की पहली बैठक बंधुत्व सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, ठीक। और देखा जाए तो अमेरिका, रूस, भारत, चीन, जापान, उत्तर कोरिया सहित एआरएफ के 23 सदस्य हैं। इसके जो है 23 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत की राजकोषीय नीति बनाता है? जो भारत की राजकोषीय नीति बनाता है वो वित्त मंत्रालय बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर होती है जिसमें शामिल हैं लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के विपक्ष नेता, उपयुक्त सभी। तो कौन सा आंसर सही होगा? उपयुक्त सभी। इसमें 2 सदस्य और हैं, ठीक। कौन कौन से? प्रधानमंत्री एक तो हो गए, और राज्य के, वो सॉरी, राज्य के कह रहा हूँ, केंद्रीय गृह मंत्री जो होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गलवान नदी घाटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह गलवान नदी इसके चारों ओर खड़ी पहाड़ियों के बीच क्षेत्र का संदर्भित करता है। गलवान नदी का उद्गम LAC, ठीक, LAC के चीन की ओर अक्साई चीन में है और यह पूर्व से लद्दाख की ओर बहती है, ठीक। तो इसका आंसर क्या है? A और B सही है, ठीक। एक बार हम गलवान नदी के बारे में देखें तो ये है आपका LAC और ये है आपका गलवान। तो ये गलवान है, ये गलवान रिवर है जो ब्लू कलर में है, और ये यहाँ पे इसका साइट ऑफ जो क्लैश है वो है, ये स्वेक रिवर है। तो गलवान नदी जो अक्साई चीन के पक्ष वाली वास्तविक नियंत्रण रेखा में है वहीं से उत्पन्न होती है और पश्चिम की ओर बहती है जो स्वेक नदी में आके मिलती है। तो ये स्वेक नदी एकदम जस्ट इसी LOC के पास में है, इसी में आके मिलती है जो भारतीय क्षेत्र में है, ठीक। इसी से भारत चीन विवाद स्टार्ट होता है। तो अगर देखें भारतीय चीन विवाद के बारे में तो जो 4 राज्य हैं भारतीय चीन विवाद में, एक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक। और साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य जो पहले था अब लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर इधर आ गया, सीमा साझा करते हैं। दोनों देशों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC जो है वो भारतीय नियंत्रित क्षेत्र की चीनी नियंत्रित क्षेत्र से अलग करती है। तो इसमें कई चीज़ें हैं जो मैंने आपको दे रखा है, थोड़ा सा पढ़ लेना आप। गलवान के बारे में मैंने बता दिया कि कहाँ से क्लैश, ये श्योक नदी में आके मिलती है। क्वेश्चन पूछ सकता है जो गलवान नदी है वो किस नदी में आके, चीन से जब आती है तो LAC के पास किस में आके जुड़ती है? तो वो श्योक नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहांचल वाटर सेट कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह विश्व बैंक का सहायता प्राप्त कार्यक्रम है। दूसरा है, यह PM कृषि सिंचाई योजना के वाटर सेट घटक की तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसमें दोनों के दोनों सही हैं। नीलांचल राष्ट्रीय वाटर सेट परियोजना जल संसाधनों के सुधार संरक्षण के लिए एकीकृत वाटर सेट प्रबंधन कार्यक्रम समर्थन करने के लिए भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक की सहायता प्राप्त परियोजना है जिसे 2016 में शुरू किया गया है और 22 तक ये जारी रहेगा, ठीक, यही 2022 तक जारी रहेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय परियोजना लागू करेगा और जल प्रबंधन में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है उसका समर्थन करेगा। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र जो है इस परियोजना कार्यान्वयन के लिए चुने गए राज्य हैं। कुल परियोजना की लागत जो है 2142 करोड़ रुपए है, जिसमें 50% जो है वो विश्व बैंक द्वारा क्या किया जाएगा? वित्त पोषित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश के प्रधानमंत्री द्वारा मध्य एशियाई शिखर सम्मेलन की पहली बार मेजबानी करेंगे? तो वो करेंगे भारत देश के प्रधानमंत्री पहली बार इस मध्य एशियाई देश के शिखर सम्मेलन का मेजबानी अगर हम भारत मध्य एशिया के बीच का संबंध की बात करें तो मध्य एशिया कौन कौन से हैं आपके
कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये 5 मध्य एशियाई देश हैं। भारत और मध्य एशिया के बीच जो लंबे समय से ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक संबंध रहा है, उसको एक स्थिर परिपक्व बनाने के लिए एक शिखर सम्मेलन स्टार्ट हो रहा है, जिसको हम मध्य एशियाई शिखर सम्मेलन कहते हैं, जिसकी मेजबानी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। ठीक है। समवर्ती रूप से दोनों पक्षों ने व्यापार और संपर्क, आर्थिक विकास, विकास साझेदारी, ऊर्जा सुरक्षा, पारस्परिक हितों, क्षेत्रीय मुद्दों जैसे विचार विमर्श और सहयोग इन्होंने बढ़ाया है। फिर आते हैं एक अभी हाल ही में एक घटना हुई है कि मुंबई में जो मुंबई के मंत्री हैं साहब हैं, उन्होंने 17वीं शताब्दी के शासक टीपू सुल्तान के नाम पर एक मुस्लिम बहुल जो मालवानी इलाका है वहाँ पे, ठीक, वहाँ पे क्या किया है, खेल के मैदान पे नाम रखने की योजना बनाई है। अन्य पार्टी इनका विरोध किया। तो ये न्यूज़ में था कि तो टीपू सुल्तान के कौन है। तो टीपू सुल्तान का जन्म 1750 में कर्नाटक के देवनहल्ली में हुआ। ठीक। पुरातत्व सर्वेक्षण ने टीपू के किले और जन्मस्थान दोनों को संरक्षित स्मारकों के रूप में घोषित किया है। टीपू एक सक्षम सेनापति प्रशासक था। मुसलमान होते भी वो हिंदू प्रजा के प्रति वफादारी बरकरार रखी। मैसूर का शासक था जो 1761 से 82 तक शासन करने वाले अपने पिता हैदर अली और 1782 से 1799 तक शासन करने वाले स्वयं जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में उसके शक्ति में वृद्धि हुई। हैदर अली पहले से ही एक कमांडर इन चीफ थे। उन्होंने 1761 में खुद का एक मैसूर राज्य का शासक बनाया और दिसंबर 1782 में टीपू अपने पिता का उत्तराधिकारी बना और 1784 में अंग्रेजों के साथ शांति स्थापित की और मैसूर के सुल्तान की उपाधि धारण की। मैसूर ने मालाबार तक लाभदायक व्यापार के नियंत्रित किया और साथ साथ में जहां कंपनी ने काली मिर्च और इलायची खरीदी। तो ये कुछ मैसूर के बारे टीपू सुल्तान के बारे में। और भी 4 चीज़ें हैं जो जितने भी युद्ध हुए थे, 4 मैसूर युद्ध हुए थे। ठीक है। प्रथम और द्वितीय में कौन लड़ा था, हैदर अली लड़ा था। फिर उसके बाद टीपू सुल्तान लड़ा। चौथा लास्ट था जिसमें टीपू सुल्तान मारा जाता है। तो ये सब चीज़ें इतिहास से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी। ठीक है। आज के लिए इतने क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। अगर आपको पसंद आया लेक्चर तो आप लोग शेयर जरूर करें और साथ साथ कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।